हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत बहुत नमस्कार। अमृता, अंशु, बादल, गजाला, सूरज, रावत, अभिषेक, सतीश, अंजू, अनिकेत, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज़ साफ साफ सुन रही है। गफ्फार जी, सतीश, सब मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कमेंट करके बता देंगे ताकि हम आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर सकें। ये चल रहा माहौल एकदम। अक्षय भाई, अमृता, अंशु, आप सभी का नाम हमने ले लिया है। ठीक है, चल तो शुरू करें क्लास। हम्म। यस सर, प्रजापति का सबसे फर्स्ट आया कमेंट। ठीक है, अच्छा देखो, कल की क्लास में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में आपको हम बता रहे थे। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, पहला नियम, इसे बेटा हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। अच्छा, इसमें इनर्शिया मत शब्द का मतलब मैंने आपको बताया था। ये बच्चा कह रहा है ग्राफ से क्वेश्चंस आया था सर, कहाँ पे आया था? अच्छा, कल मैं वो देख रहा था, बिहार में जो पेपर हुए थे ना अभी, दरोगा वाले, जिसका लीक वीक का भी कुछ मसला चल रहा है, उसमें एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में। इस टॉपिक से उसने कहा था पेपर में कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर है तो उसका स्लोप हमें क्या देगा। दूरी और समय का ग्राफ है तो उसके स्लोप से आपको क्या मिलेगा, बताओ। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, उसके स्लोप से क्या मिलेगा? हम्म, बताओ सभी। अमृत, अंशु, रावत, बादल, बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है तो उस ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलेगा बेटा? स्पीड मिलेगी। देख रहे हो, बिहार में एक हफ्ते के अंदर ही आपको बताइए 2 लाइनें आ गई हैं। बिहार में टीचर वाले पेपर में क्या आया था? टीचर वाले पेपर में उन्होंने पूछा था कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, वेग और समय का ग्राफ है, तो उसके अंदर का क्षेत्रफल क्या देगा। तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन देगा। ये टीचर के एग्जाम में आया पिछले हफ्ते, एक हफ्ते पहले। और कल परसों अभी संडे का जो पेपर हुआ उसमें यह आ गया कि डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा। तो दूरी और समय के ग्राफ के स्लोप से हमें मिलती है स्पीड, चाल। सचिन भाई, वेलोसिटी आपको मिलेगी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ से। अगर विस्थापन और समय का ग्राफ है तो उसके स्लोप से आपको मिलेगी वेलोसिटी, वेग, है ना। तो ये सारी बातें आपको बताई थी हमने। आसानी पेपर था वैसे उसमें। इसके अलावा भी जो जो बताया गया वो सब कुछ आप कर सकते थे। अगर आप, जिस बच्चे ने पूरा बैच कोई पढ़ रखा होगा ना इससे पहले वाला, सारे क्वेश्चन कर सकते थे, सब आसान थे, कोई इतना कुछ ज्यादा आता नहीं है। अच्छा, इसमें जब आपको बता रहा था फर्स्ट लॉ, पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसमें एक शब्द आता है कि जो इनर्शिया शब्द है, जड़त्व, इस शब्द का सबसे पहली बार यूज किसने किया? सूरज कह रहे मैंने भी दिया था, बहुत बढ़िया। तो बेटा जो इनर्शिया शब्द है, जो जड़त्व शब्द है, ये सबसे पहले दिया था गैलीलियो ने। देखो, हम बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं पेपर में, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, पहला नियम, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो सोचते हैं कि न्यूटन ने कहा होगा। नहीं, मैंने कहा था ना कि जिस साल गैलीलियो मरा उस साल न्यूटन का जन्म हुआ। और गैलीलियो ने जो बातें बताई थी उसे थोड़े साफ सुथरे तरीके से, बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया न्यूटन ने। ये इनर्शिया शब्द न्यूटन से पहले गैलीलियो यूज कर चुके थे। हाँ थे, वो अलग अलग टॉपिक के भी थे, लाइट के भी थे, उसके भी थे, मणिभूषण। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, एक लाइन लिखेंगे। मैं सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा था, इसमें लिखेंगे इनर्शिया, इनर्शिया वर्ड, इनर्शिया वर्ड was used by
गैलीलियो फर्स्ट टाइम, हिंदी में लिखेंगे जड़त्व शब्द का सर्वप्रथम उपयोग, जड़त्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गैलीलियो ने किया था। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, कई बार से टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब बेटा, अब जो हम फर्स्ट लॉ में पढ़ रहे थे, अब इसके हम स्टेटमेंट लिखने के लायक हो चुके हैं। तो पहले नियम की मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं। अभी तक मैंने न्यूटन के फर्स्ट लॉ से केवल आपको इतना पढ़ा है क्लास में कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और इनर्शिया शब्द गैलीलियो ने पहली बार यूज किया। इनर्शिया का मतलब हमने कल समझा कि कोई भी वस्तु के पास एक क्वालिटी है, किसी वस्तु का एक गुण है कि वो अपनी अवस्था में, अपनी स्टेट में कोई भी चेंज हो, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हो, उसका विरोध करती है। रुकी वस्तु चलना नहीं चाहती, चलती रुकना नहीं चाहती। तो कोई वस्तु अपनी अवस्था में जब परिवर्तन का विरोध करे उसे इनर्शिया कहते हैं। उसे फिर हमने 3 कैटेगरी में बांटा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहना चाहे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, कोई वस्तु मोशन में तो लगातार मोशन में रहना चाहे तो इनर्शिया ऑफ मोशन है, कोई वस्तु जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलना चाहे तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। यहाँ से हमने कुछ क्वेश्चन किए कि चलती हुई बस में जब ब्रेक लगते हैं या चलती बस किसी से टकराती है तो यात्री आगे की तरफ गिरते हैं तो इनर्शिया ऑफ मोशन है। रुकी हुई बस जब अचानक चलेगी तो यात्री पीछे गिर पड़ेंगे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, और चलती बस जब मुड़ती है तो हमें लगता है कि हम बाहर की तरफ को गिर रहे हैं तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। इस तरह की हमने बातें पढ़ी। अब देखो फर्स्ट लॉ से हमारी स्टेटमेंट अल्टीमेटली क्या निकल के आएगी। फर्स्ट लॉ हमारे से क्या कह रहा है कि कोई भी वस्तु जो है वो बेटा जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगी इनर्शिया की वजह से, लेकिन ऐसा केवल तभी तक होगा जब तक कि वस्तु पे कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अगर वस्तु पे बाह्य बल लग जाएगा तो रुकी वस्तु चली जाएगी। भाई कोई वस्तु रखी है, फोर्स लगाओ, आप उसकी स्टेट चेंज कर देंगे। कोई वस्तु चल रही थी, खींच लो उसे, रोक भी दोगे। कोई वस्तु चल रही है, उसकी डायरेक्शन भी बदल दोगे। तो कोई भी वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में बनी तो रहती है इनर्शिया की वजह से, लेकिन वो ऐसा केवल तभी तक ही कर पाएगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जब बेटा मैं यहाँ पे बाह्य बल की बात कर रहा हूं ना, जब मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे बाह्य बल अनबैलेंस्ड फोर्स है, असंतुलित बल। अनबैलेंस्ड का देखो मतलब क्या है भाई, जैसे मान लो ये वस्तु है, ये एक पत्थर है, रेस्ट पर रखा हुआ था। अब हुआ क्या कि इसमें बेटा आपने इधर को लगा दिया 500 न्यूटन का बल और एक ने लगाया इधर को 500 न्यूटन का बल। तो वस्तु के ऊपर बेटा एक्सटर्नल फोर्स तो काम कर रहा है, एक व्यक्ति इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, लेकिन तब भी पत्थर रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स कर रहे हैं ना, लग रहे हैं, वो बैलेंस हो गए हैं। 500 में से 500 गया तो नेट फोर्स तो 0 ही हुआ। यानी किसी वस्तु पर जो बाह्य बल लगना चाहिए वो अनबैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे मान लो पत्थर यहाँ पर है, एक व्यक्ति ने इधर को लगाया 1500 न्यूटन का बल, अगर कोई इधर को लगा भी रहा है तो मान लो उसने लगाया 600 न्यूटन का, तो 1500 में से 600 गया तो नेट फोर्स कितना बचेगा, 900 न्यूटन। तो कुछ नेट फोर्स होना चाहिए, तो उस नेट फोर्स की वजह से पत्थर इधर को भागने लगेगा ये। तो अगर जब हम किसी वस्तु पे बाह्य बल की बात करेंगे कि जो बाह्य बल, जो एक्सटर्नल फोर्स वस्तु की स्टेट बदल देगा, वो अनबैलेंस्ड, असंतुलित होना जरूरी है। अगर रुकी वस्तु को चलाना है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए अनबैलेंस्ड। चलती वस्तु को रोकना है तो बाह्य बल लगना चाहिए पर असंतुलित बल हो। यानी कोई वस्तु चल रही है और उसके ऊपर 100 बल काम तो कर रहे हैं पर सारे के सारे बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, कोई मतलब ही नहीं। फिर तो बैलेंस कर रहे हैं, जैसी वस्तु थी वैसी की वैसी रहेगी, नेट फोर्स 0 हो गया। तो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है जो, जब भी मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूंगा क्लास में, वो फोर्स जो स्टेट बदलेगा वो अनबैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो, फर्स्ट लोग लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट continues any object continues its state of any object continues its state of rest, motion or direction. Any object continues its state of rest, motion or direction until or unless an external force applied until or unless an external unbalanced force
अप्लाइड ऑन इट। हिंदी में लिखेंगे कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु अपनी विराम कोमक गति या दिशा की अवस्था में कोई भी वस्तु अपनी विराम कोमक गति या दिशा की अवस्था में केवल तभी तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। तो कोई भी वस्तु अपनी विराम कोमक गति या दिशा की अवस्था में केवल तभी तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। यानी क्या, मैं तो पता चल गया कि कोई भी वस्तु जो है वो जिस अवस्था में उसी अवस्था में बनी रहना चाह रही है, लेकिन शर्त यह है कि उस पर कोई असंतुलित बल अगर बाह्य असंतुलित बल कार्य कर देगा, अब उसकी स्टेट बदल जाएगी। यानी हमें फर्स्ट लॉ से क्या पता चल रहा है, फोर्स की क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है कि भैया फोर्स की ये क्वालिटी है, कि बल की एक क्वालिटी है कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। और वस्तु की स्टेट में चेंज करना है कि रेस्ट वाली को चलाना है, चलती को रोकना है, उसकी दिशा बदलना है, यह काम केवल बाह्य बल के द्वारा ही किया जा सकता है। और किसी वस्तु को जैसी है वैसी छोड़ दो, कोई बाह्य बल कार्य उसके ऊपर ना करे, तो वस्तु की स्टेट कभी पूरे ब्रह्मांड के समय में भी चेंज नहीं होगी। किसी वस्तु की अवस्था बदलनी है तो यह काम बाह्य बल के द्वारा ही हो सकता है। चलो मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछता हूं फटाफट इस टॉपिक से जुड़े हुए। सबसे पहले स्पीड से आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी टेंड्स टू कॉज द बॉडी टू। एक पिंड की जड़ता पिंड में क्या गुण उत्पन्न करती है? कह रहा है कि जो इनर्शिया है ये बॉडी में क्या गुण उत्पन्न करती है? कह रहा है कि उसकी स्पीड को बढ़ाती है, घटाती है, रेजिस्ट एनी चेंज। तो बेटा आपको पता है कि इनर्शिया क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण कि जिसकी वजह से वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। अगर वो मोशन में है तो रुकना नहीं चाहती, रुकी है तो चलना नहीं चाहती। तो वो किसी वस्तु का वह गुण कि वस्तु रेजिस्ट करे यानी किसी भी चेंज के लिए, वो हमारा क्या कहलाएगा? इनर्शिया। तो ये आसान है इसलिए फटाक से मैंने ही बता दिया, है ना। एक बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। भाई अगर आपको ये तो पता चल गया कि इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी वजह से वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। पर मुझे एक चीज बताओ, ठीक है भाई कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी, लेकिन एक चीज बताओ, एक साइकिल खड़ी है, एक ट्रक खड़ा है। अब साइकिल को आप चलाना चाह रहे हो और ट्रक को चलाना चाह रहे हो, तो ज्यादा विरोध कौन करेगा? ज्यादा इनर्शिया कौन देगा? ट्रक। और उससे भी ज्यादा कौन देगा? ट्रेन। ट्रेन को चलाना ट्रक से भी ज्यादा मुश्किल है। यानी किसी वस्तु का जितना ज्यादा मास होगा, कोई वस्तु जितने ज्यादा किलोग्राम की होगी, किसी वस्तु के अंदर जितना ज्यादा मटेरियल होगा, उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो किसी वस्तु का जो इनर्शिया है, किसी वस्तु का जो जड़ता है, उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। वस्तु का मास जितना ज्यादा, उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा। तो ये तो मैं भूल भी गया था लिखवाना, इसे एक बार लिख भी लेना है नोट्स अपने, इसमें लिख लेंगे। मास is a measure of inertia of an object। किसी वस्तु के जड़त्व की माप, किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान। अगर आप किसी वस्तु के उसका द्रव्यमान, अगर आप बेटा किसी वस्तु का जड़त्व मापना चाह रहे हो कि कौन सी वस्तु ज्यादा इनर्शिया पैदा करेगी, कौन सी वस्तु ज्यादा विरोध करने वाली है, तो आप उनके मास देख लो। जैसे एक पेपर में क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आप 1 से 3 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। उसने ऑप्शन में कहा कि भाई किसका इनर्शिया ज्यादा है, एक ऑप्शन दिया एक पिन जो चुभोते हैं ना पिन, एक उसने ऑप्शन दिया एन इंक पोर्ट, एक इंक शाही का बोतल, इंक की बोतल, एक दिया उसने योर फिजिक्स बुक, आपकी फिजिक्स की किताब,
एक लिखा योर बॉडी, आपका शरीर, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? ऑप्शन है पिन, इंक पोर्ट, योर फिजिक्स बुक, योर बॉडी। तो आपका आंसर क्या होगा? और देखो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको सबके स्टैंडर्ड जो साइज है ना वो दिमाग में रखने हैं कि एक बुक का स्टैंडर्ड साइज क्या है, कि 1 आध किलो की बुक होगी, एक पिन कुछ ग्राम का होगा, स्याही इंक पोर्ट अगर थोड़ा बड़ा सा भी ले ले तो इतने बड़े साइज का होगा, आपका शरीर। तो आपको पता है कि इन चारों का हम स्टैंडर्ड साइज लें तो हमारा जो शरीर है सबसे ज्यादा तो उसी का ही मास होगा। अगर हम एक एडल्ट व्यक्ति ले लें 18-20 साल का तो 60-65 किलो का तो होगा ही। अब इतना बड़ा ना इंक पोर्ट होता ना इतनी बड़ी किताब होती है, तो हम बोलेंगे योर बॉडी। गजा, प्रजापति, मनोज, गफ्फार, रिचा, सबका आंसर ठीक है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। खैर एक ये है, इसने लिखा है एक बाह्य अभिकरण, एक बाह्य एजेंसी जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन हो रहा है। ये कह रहा है कि वो कौन सी एक्सटर्नल एजेंसी है कि जिसे अगर हम लगा दें तो उसके लगने से बॉडी की स्टेट बदल जाए। अगर वो रेस्ट वाली स्टेट में है चाहे मोशन वाली में, अगर आपको उस स्टेट को बदलना है, ये एसएससी का क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, अभी तो मैंने आपको बताया कि फोर्स, बल ही वो एक ऐसी चीज है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमने पढ़ा है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था में ही बनी रहेगी, लेकिन अवस्था उसकी कब बदलेगी? जब उसके ऊपर फोर्स, बल लग जाएगा। तो बल वो बाह्य अभिकारक है, बल वो बाह्य एजेंसी है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकती है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, ये करो, कल की क्लास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखें सब बच्चे साथ में। पीयूष, बीबी नायडू, बादल, वंश, बड़े आंसर दे रहे हैं हमें। इतने बेटा इस क्वेश्चन में कहा है व्हेन ए मूविंग बस सडनली अप्लाइज ब्रेक्स द पैसेंजर सिटिंग इन इट फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। चलती बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते से किसके द्वारा समझा सकता है? बेटा चलती हुई बस में ब्रेक लगे, आपका शरीर आगे जा रहा है, तो किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। और इनर्शिया ऑफ मोशन हमने कहां पढ़ा था? न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। तो आंसर क्या बनेगा इसका? न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो कई बार आपको ऐसे ऑप्शन भी मिल जाएंगे कि चलती बस में ब्रेक लगा, शरीर आगे गया, तो ये हो रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, गति के जड़त्व की वजह से। और कई बार वो ऐसे खाली न्यूटन फर्स्ट लॉ भी लिख देगा, है ना। ये आसान आसान क्वेश्चन है, तो बस आप करते चले जाओ। ये वाला न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, ये हमने आज ही आते ही पढ़ा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम भी कहते हैं। टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें हम। अगला क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या देता है बेटा? फर्स्ट लॉ फोर्स की क्वालिटी बताता है, सेकंड लॉ से हम फोर्स की क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। तो फोर्स की क्वांटिटी, तो 20 का सही आंसर है। मैं चाहूंगा कि आप ये वाला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें मैं आपके कमेंट देखूंगा। अमृत, अंशु, गफार, बादल, गजाला, मनोज, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखेंगे। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। देखो इसमें दो जगह बच्चे फंस रहे हैं, ए और डी में। जिन बच्चों का ए है उनका गलत है बेटा, इसका आंसर है डी ऑप्शन। तो उसने क्या कहा है, व्हेन ए बॉडी इज स्टेशनरी, अगर बेटा एक बॉडी स्टेशनरी है, रुकी हुई है,
तो कह रहा है कि इसका क्या मतलब है बेटा, अगर एक बॉडी स्टेशनरी है तो इसका मतलब ये है कि इस पर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं ना वो सारे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स होता तो फिर ये स्टेशनरी रहती ही नहीं। अगर कोई वस्तु स्टेशनरी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई बल काम नहीं कर रहा। कोई वस्तु स्टेशनरी है, हो सकता है कि उस पर 1,00,000 फोर्स काम कर रहे हो, तब भी वो स्टेशनरी हो सकती है। सारे के सारे बैलेंस कर रहे हो, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा हो, जितना इधर लग रहा है उतना ही उधर लग रहा हो, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा हो, जितना इधर उतना उधर। तो इक्वल अपोजिट फोर्स एक ही वस्तु पे कैंसिल करते रहेंगे एक दूसरे को। तो बेटा डी ऑप्शन देखो, द नेट फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट बैलेंस इज ईच अदर। तो किसी वस्तु पर जितने भी बल कार्य कर रहे हैं, तो अगर वो सारे के सारे एक दूसरे को बैलेंस कर लें तो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में बनी रहेगी। अगर वो स्टेशनरी है तो लगातार स्टेशनरी रहेगी, अगर वो मूविंग होती तो लगातार मूविंग ही रहती, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। तो जो उसकी अवस्था है वही की वही कंटिन्यू रहेगी। ये फालतू लिखा है इसने कि फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड नॉट कॉन्टैक्ट। भाई मेरे पास मार्कर है, मैं इसे छोड़ रहा हूं तो ग्रेविटी की वजह से मार्कर नीचे आ रहा है, तो ये कौन सा ग्रेविटी कोई कॉन्टैक्ट में थोड़ी ना इसके, तो बस ये लगातार भाग रहा है। दो चुंबक होती है, कॉन्टैक्ट में नहीं होती तब भी एक दूसरे की तरफ को भागती हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर कोई फोर्स कोई वस्तु स्टेशनरी है तो उस पर जो बल काम कर रहा है वो कॉन्टैक्ट नहीं है, सब बेकार है। ये कह रहा बॉडी इन वैक्यूम, भाई कमरे से हवा निकाल दो, वैक्यूम पैदा हो जाएगा कमरे के अंदर। तो कमरे में वैक्यूम पैदा हो गया तो क्या बॉडी स्टेशनरी भी हो सकती है, चलती हुई भी हो सकती है। बॉडी जिस स्टेट में, अगर उसी स्टेट में अगर आपको दिख रही है तो उसका केवल एक ही मतलब है कि जितने भी नेट फोर्स उस पर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन ये बताओ, फिर हम न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ आएंगे। तीस बीबी नायडू, गजाला, सूरज, ऋचा। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जर्क। तो कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी जर्क की यूनिट क्या है। बेटा देखो जर्क समझो आप होता क्या है। जैसे बेटा ये आपको पता है कि जैसे मान लो हमने एक साथ पढ़ा था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता था कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो एक्सेलरेशन था। फिर मान लो कि आपकी गाड़ी चल रही है, उसकी वेलोसिटी अभी 10, वेलोसिटी 10 होगी, 12, 14, 16, 18, 20, 22। तो वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन बेटा एक्सेलरेशन में भी जो चेंज हो उसे हम कहते हैं जर्क, चेंज इन एक्सेलरेशन विद टाइम। तो टाइम के साथ जो एक्सेलरेशन में चेंज होगा वो जर्क कहलाता है। कई बार नहीं कहते जो बंदा नया नया गाड़ी चलाना सीखता है, आपने देखा होगा बहुत जर्क लगते हैं, गाड़ी में झटके बहुत लगते हैं। वो अचानक से क्या करेगा, गाड़ी चलाना शुरू करेगा, स्पीड तुरंत कर देगा 0 से 10, फिर एकदम कर देगा कम करके 4, फिर 12, 18। हम कहेंगे भाई बहुत जर्क लग रहे हैं गाड़ी में। देखो अगर कोई बढ़िया ड्राइवर है तो उसकी गाड़ी में जर्क नहीं आएगा। वो क्या करता है, वो स्मूथली स्पीड बढ़ाता है या घटाता है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से काम करेगा कि गाड़ी की स्पीड अभी 10 है, 12, 14, 16, 18, 20, आराम आराम से वो कांस्टेंट चेंज करेगा, बढ़ाएगा गाड़ी की स्पीड और ऐसे ही घटाएगा। लेकिन जो अनाड़ी होता है वो 10 से एकदम कर देगा स्पीड 18, फिर 12 कर देगा, फिर 25 कर देगा, फिर 26 कर देगा। तो एक्सेलरेशन में जो चेंज हो रहा है, जो त्वरण में चेंज हो रहा है कि कभी आपकी गाड़ी की स्पीड 6 बढ़ जा रही है, अगले सेकंड 2 बढ़ जा रही है, फिर 5 बढ़ जा रही है, फिर 4। देखो हर सेकंड अगर बराबर स्पीड बढ़ेगी, अगर हर सेकंड बराबर स्पीड बढ़े तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। वो बताया था ना मैंने कि अगर एक्सेलरेशन 6 है तो इसका मतलब है कि हर सेकंड स्पीड 6 बढ़ेगी।
एक्सेलरेशन -6 तो हर सेकंड स्पीड 6 घटेगी, तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। पर अगर स्पीड कभी 5 बढ़ रही है, कभी 2 बढ़ रही है, कभी अगले सेकंड 11 बढ़ रही है, फिर 3 बढ़ रही है, फिर 2 घट गई, फिर 5 बढ़ गई, यानी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो एक्सेलरेशन में जो चेंज होता है टाइम के साथ उसे हम कहते हैं जर्क। तो अच्छा, एक्सेलरेशन को हम किस में नापते हैं बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो सेकंड स्क्वायर में सेकंड की मल्टीप्लाई होगी, तो जर्क की यूनिट बनेगी मीटर पर सेकंड क्यूब। तो मीटर पर सेकंड क्यूब, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो ये, तो मीटर पर सेकंड क्यूब, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मीटर पर वर्ग सेकंड, ये तो बेटा एक्सेलरेशन की यूनिट है ये। मीटर पर सेकंड है स्पीड या वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड क्यूब होती है जर्क की। तो जो त्वरण में, जो एक्सेलरेशन में जो चेंज आता है टाइम के साथ, उसे हम कहते हैं जर्क लगना, है ना। देखना कभी आप कि जो बहुत ही परफेक्ट ड्राइवर है, बहुत सालों से गाड़ी चला रहा है, या बहुत साल से नहीं भी चला रहा पर बहुत ज्यादा गाड़ी चला चुका है, कई हजार किलोमीटर, मान लो उसे गाड़ी चलाते हुए भी हुए मान लो 2-3 साल ही, पर 50-60 हजार किलोमीटर गाड़ी चला चुका है, उसे गाड़ी में बैठना बहुत स्मूथली मामला चलेगा। कॉन्स्टेंट स्पीड, जैसे गाड़ी की स्पीड जब वो बढ़ाएगा भी तो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली बढ़ाएगा, कि 10 से कर रहा है 15, 20, 25, एक फिक्स रेट के साथ बढ़ाएगा स्पीड, फिक्स रेट के साथ स्पीड घटाएगा। लेकिन जो नया नया होता है, जैसे अभी 10-15-20 दिन ही चलाते हुए हैं, उस गाड़ी में आपको बहुत जर्क, बहुत झटके दिखाई देंगे, क्योंकि वो एक फिक्स रेट से ना स्पीड बढ़ाएगा ना घटाएगा, कभी ज्यादा बढ़ा देगा, कभी ज्यादा घटा देगा। तो वो धीरे धीरे खैर वो भी सीखेगा, सब ऐसे ही करते ही है। शुरुआत में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शुरुआत कहीं से भी करोगे तो भाई ऐसे ही होगा, है ना। हमने भी कभी जब की थी शुरुआत ऐसे ही था, बल्कि जब मैंने पहली बार शुरू शुरू की गाड़ी चलाना, तो शुरू में क्या होता है, पहली बार आप सीखते हो ना, ये बड़ा पंगा हो जाता है ब्रेक और स्पीड वाला। अब मैं ऐसे एक मोड़ पे मुड़ रहा था, घबरा गया मैं, एक टीचर के साथ बैठा था गाड़ी में, तो पर इधर सड़क के नीचे दो लड़के बेचारे अपना सिगरेट विगरेट पी रहे थे खोखे में, बाइक के आगे लगा के। अब मैं मुड़ा, इधर सामने से कुछ ऑटो वोटो आया, और मैं घबरा गया, मैंने ब्रेक की जगह स्पीड पैर दबा दिया, और जाकर टक्कर लगी उनकी बाइक में, दोनों उछल गए वो। बहुत ज्यादा चोट तो नहीं लगी उन्हें, पर बिना मतलब में तो लगी, बेचारे अपना आराम से खड़े थे, वो कौन सा गाड़ी भी नहीं चला रहे थे। तो बहुत घबराहट भी हुई, और मैंने सोचा कि जीवन में आज के बाद नहीं चलानी। बाकी लोगों ने समझाया कि कोई बात नहीं, हो जाता है एक बार, आप इतना मत सोचो ये वो। फिर खैर धीरे धीरे उससे एक सबक भी मिला, और ज्यादा समझदारी के साथ आगे चलाई, फिर ठीक चल रहा मामला। तो वही है कि जब शुरुआत करते हैं तो ऐसा होता है। अब हम जब चला रहे होते हैं, कोई और को देखते हैं तो हल्की से भी गलती कर दे तो बड़ा गुस्सा आता है, यार कैसे क्या बदतमीजी से चला रहा है। फिर याद आता है कि नहीं भाई, तुमने भी यहीं से शुरुआत की थी, तो फिर माइंड तुरंत कंट्रोल में आ जाता है। अब आएंगे हम सेकंड लो पर। अच्छा, सेकंड लो पे आने से पहले मैं एक काम करूंगा, एक चीज आपको मुझे बतानी पड़ेगी। फर्स्ट लो तो हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट लो में कुछ ज्यादा खास है नहीं। फर्स्ट लो को लो ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया का मतलब क्या है, और इसके अलावा मैंने क्या बताया कि इनर्शिया शब्द पहली बार किसने दिया, इनर्शिया कितना है वो उसके मास पर डिपेंड करेगा, और फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट कि जब तक कोई वस्तु में बाह्य अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे तो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी। इससे बाहर आपको एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे हम सेकंड पे। तो सेकंड से पहले एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन हर क्लास में, तो थोड़ा सा इसमें ट्रिकी सा है, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना है। बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हाथ में दो पत्थर है, मैंने इस पत्थर को पकड़ा, और जब मैं इस पत्थर को फेंका, तो बेटा इसकी जो वेलोसिटी है मैंने कर दी 0 से 5। पत्थर फेंका, वेलोसिटी 0 से 5 कर दी। ये पत्थर हाथ में, ये भी रुका हुआ, भी 0 है वेलोसिटी, इसका वेग 0 है। इसे मैंने फेंका, इसकी वेलोसिटी मैंने 0 से 25 कर दी। एक पत्थर की कर रहा हूँ 0 से 5 वेलोसिटी, एक की कर रहा हूँ 0 से 25। तो बताओ मैंने किस पत्थर पे ज्यादा फोर्स, ज्यादा बल लगाया होगा, ये आपको बताना है। दो पत्थर हैं, एक की वेलोसिटी 0 से 5 की गई, एक की 0 से 25, किस पर अधिक बल लगा होगा? करो ये।
हम्म। गफ्फार वगैरह ने तो अच्छा लिखा, कुछ बच्चों ने और बढ़िया आंसर लिखा। जितने बच्चे कह रहे हैं सर 0 से 25 उनका गलत है, 0 से 5 कह रहे हैं उनका भी गलत है, जो बीबी नायडू जैसे बच्चे बता रहे हैं उनका ठीक है। भाई आपको ये बोलना चाहिए था कि सर हम बता ही नहीं सकते। आपने 0 से वेलोसिटी एक की 5, एक की आपने की 0 से 25, पर ये तो बताओ उनके मास, उनके द्रव्यमान कितने हैं। आपने हो सकता है कि 0 से 5 वेलोसिटी इतने बड़े पत्थर की हो, तो इतने बड़े पत्थर की वेलोसिटी 0 से 5 करने के लिए बहुत बल चाहिए, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। और 0 से 25 की आपने इतने कंकड़ की, तो 0 से 25 करना भी आसान है। तो इतने से पत्थर की वेलोसिटी 0 से 20-25 छोटा बच्चा भी कर सकता है, और इतने बड़े की 0 से 5 करने के लिए भाई साहब मशीन लानी पड़ेगी। तो अगर यानी कि अगर हम यहाँ पे एक बात समझ में आई हमें कि अगर मुझे फोर्स को समझना है कि मैंने किस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगाया, मैंने किस वस्तु पे ज्यादा बल लगाया, अगर मुझे समझना है तो केवल उस वस्तु की वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है उससे बात नहीं बनेगी। उस वस्तु का साथ में मास भी बताना चाहिए कि भाई इसकी वेलोसिटी इतनी की, पर उस कितने किलो वाली वस्तु की। यानी कि वस्तु का मास और वस्तु की वेलोसिटी अगर दोनों एक साथ बताओ तो हम फोर्स को इजीली डिफाइन कर पाएंगे। अब दोनों को मिलाकर हम एक चीज बना लेंगे, ताकि हम बोल दें कि भाई इसमें इतना ज्यादा चेंज हुआ तो फोर्स ज्यादा, इसमें चेंज कम हुआ तो फोर्स कम। तो मास और वेलोसिटी को मिला के इसलिए हम एक टर्म बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। अब देखो लीनियर मोमेंटम की हमें क्यों जरूरत पड़ी, एक हमने एक नया शब्द क्यों इजाद किया, रेखीय संवेग। तो बेटा मोमेंटम को लिखते हैं हम पी से। अरे मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। तो मोमेंटम हमारे पास क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। अब आप खुद सोचो, ये मास और वेलोसिटी को मैंने मिला के एक नया टर्म क्यों बना दिया। यानी आज के बाद जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि मैंने किसी वस्तु पे अधिक बल लगाया, तो उसके लिए बस आप ये देखना कि वस्तु के मोमेंटम में हमने चेंज ज्यादा किया कि कम किया। तो वस्तु के संवेग में अगर ज्यादा परिवर्तन आया है तो यानी कि बल ज्यादा लगाया, वस्तु के संवेग में कम परिवर्तन आया यानी कि बल कम लगाया। तो इस संवेग में क्या है, ये भी पता चल गया कि वस्तु कितने किलो की है, और संवेग में चेंज करेंगे तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज है ये भी पता चल गया, है ना। अच्छा अगर मैं यहां से एक सिंपल सा पहले हम देखें कि जो लीनियर मोमेंटम है इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी। तो आप कहेंगे सर मास को नापते हैं हम किलोग्राम में, वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकंड में। तो जो लीनियर मोमेंटम है इसकी यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का मात्रक याद रखना किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। अब अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि जो मोमेंटम है ये बेटा स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, ये अदिश राशि है कि सदिश। एक तरीका मैंने आपको बताया था स्केलर वेक्टर का ढूंढने का, उस तरीके को अप्लाई करना। बताओ ये। हम्म। जितने बच्चे वेक्टर सदिश कह रहे हैं उनका ठीक है बेटा। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि किसी फॉर्मूले में अगर आपको दो चीजें दिखें, दोनों मल्टीप्लाई में हो चाहे ऊपर नीचे हो, तो आप एक चीज देखो इसमें, भाई मास द्रव्यमान मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है वेक्टर। अगर किसी फॉर्मूले में दो चीजें हो, उन दोनों में से एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो जिसका फॉर्मूला है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो जो स्केलर बोल रहे हैं प्रभास, गजाला जैसे, अमृत, अंशु जैसे, उन सबका गलत है बेटा। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। सदिश राशि भाई, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। वेग सदिश है तो संवेग भी सदिश होगा। वेग सदिश तो संवेग भी सदिश, क्योंकि किसी फॉर्मूले में दो चीजें हों, ऊपर नीचे हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, मैंने कहा था दो में से अगर एक सदिश राशि है तो जिसका फॉर्मूला वो भी सदिश बनेगी। याद ही नहीं आपको इसका मतलब? भाई आपने जब वेलोसिटी का फॉर्मूला था क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो हमने वेलोसिटी को भी वेक्टर कहा था। एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बेटा वेग क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर था। हमने यही तो तरीका अप्लाई किया था कि दो में से अगर एक वेक्टर जिसका फॉर्मूला वेक्टर, दो में से एक वेक्टर जिसका फॉर्मूला वेक्टर, दो में से एक जिसका फॉर्मूला वो वेक्टर, अगर दोनों स्केलर होते तो फिर ये स्केलर क्वांटिटी बनता। वेक्टर है ये। अगर ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि अगर मान लो ये हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें बेटा एक ऑब्जेक्ट चल रहा हो, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चले तो मैंने आपको कहा था कि उसके पास दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो इधर जाएगा, वो इधर जाएगा अगर वो एक सीधी रेखा में चल रहा है। अगर आपने बेटा इस वाली डायरेक्शन को ले लिया पॉजिटिव, से ले लिया नेगेटिव, इसका मतलब यह अगर पार्टिकल इस तरफ को चल रहा है और बेटा आपने उसका मोमेंटम पॉजिटिव लिया है, अगर ये वाले डायरेक्शन में अगर आप कोई पार्टिकल चल रहा है उसका मोमेंटम पॉजिटिव लिया है, तो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले पार्टिकल का मोमेंटम आपको बेटा नेगेटिव लेना पड़ेगा। भाई वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, अगर कोई ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है उसकी वेलोसिटी आपने पॉजिटिव ली है, तो वेस्ट पश्चिम में चलने वाले की वेलोसिटी आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। वेक्टर क्वांटिटी के साथ में ध्यान रखना है, डायरेक्शन पलटते ही साइन बदल जाएगा। जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, इधर को अगर वेलोसिटी पॉजिटिव तो ठीक अपोजिट वाली नेगेटिव। एक्सीलरेशन अगर इधर को पॉजिटिव, ठीक अपोजिट वाला नेगेटिव। मोमेंटम इधर को पॉजिटिव, ठीक इधर वाला नेगेटिव। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज लेट मी नो कि डज इट मेक एनी सेंस फॉर यू कि अगर कोई चीज वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो अगर ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो डायरेक्शन पलटते ही साइन भी पलट जाएगा। अगर ये वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली है तो ठीक उसके अपोजिट वाली हमें नेगेटिव लेनी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक हमारे पास में एक ये दीवार है, इस पर बेटा एक मॉलिक्यूल्स किसी गैस का एक अणु गया, इसका मास m है और v वेलोसिटी से गया है और दीवार पर टकराने के बाद में v वेलोसिटी से ही वापस आ गया ये। तो अगर मैं पूछूं कि इसके मोमेंटम में चेंज, इसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो आप क्या बताएंगे? m द्रव्यमान, m मास का एक मॉलिक्यूल v वेलोसिटी से जाकर दीवार पर टक्कर मारता है और टकराने के बाद वापस आता है v वेलोसिटी से ही, इसके मोमेंटम में, इसके संवेग में कितना परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। मोमेंटम में चेंज बता सकता है कोई बच्चा कितने होगा इसके? ऑप्शन कुछ ऐसे मिलेंगे, 0, 2 MV, MV, 3 MV, कुछ इस टाइप के। हम्म बेटा देखो, जो बच्चे लिख रहे हैं नो चेंज, जीरो, उनका गलत है, निहित का सही है। बेटा एक चीज बताओ, ये पार्टिकल, इसका मास m है, वेलोसिटी v, इधर गया और टकरा के वापस आया इधर, ये तो मोमेंटम में चेंज पूछ रहा हूं, तो चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम घटा दो, है ना। अब एक चीज देखो, अगर बेटा आपने जब पार्टिकल इधर को जा रहा है तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम इसका मास इंटू वेलोसिटी यानी कि mv। फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका?
भैया अभी वापस आ रहा, मास तो उतना ही रहेगा और वेलोसिटी हो जाएगी माइनस की, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा माइनस एम वी। तो फाइनल मोमेंटम कितना है इसका, माइनस एम वी, और इनिशियल कितना है बेटा, एम वी। तो इसके मोमेंटम में चेंज पता है कितना होगा, माइनस टू एम वी का चेंज हो रहा है। भाई आप एक चीज बताओ, अगर इस तरफ को जब ये जा रहा था तो इसका अगर आपने मोमेंटम लिया पॉजिटिव, तो इस तरफ जब वापस पलट के आएगा तो मोमेंटम इसका नेगेटिव नहीं होगा क्या? तो फाइनल मोमेंटम इसका नेगेटिव है, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, एम वी, तो माइनस टू एम वी हो गया। तो जो इसका मोमेंटम में का जो मैग्नीट्यूड है वो टू एम वी आएगा। तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, माइनस टू एम वी का, ना कि जीरो का। भाई जितनी वेक्टर क्वांटिटी है उनमें ध्यान रखना है, ये मत कर देना कि जिधर मोमेंटम एम वी इधर भी एम वी, तो एम वी में से एम वी गया तो जीरो कर दिया आपने, तो जीरो वाला गलत है, मोमेंटम में चेंज जीरो थोड़े ना है। क्योंकि इधर वाला मोमेंटम अगर पॉजिटिव है तो वापस वाला भी पॉजिटिव कैसे ले लोगे आप, कि जाने वाला भी एम वी और आने वाला भी एम वी, तो एम वी में से एम वी घटा के जीरो कर दिया आपने। तो ये टू एम वी बन रहा है यहाँ पे। अच्छा दूसरा बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे हो, इफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मैंने आपको बताया था ना अभी कि मैं अभी 2-3 दिन में आज का दिन है ट्यूसडे, फ्राइडे से मैं यूट्यूब पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी कल बता रहा था ना मैं आपसे कि टेलीग्राम पे जुड़ जाना, तो उसमें मैंने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके भी रखे हैं। एक वहां पे मोमेंटम का चेंज का एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आएगा वहां पे। इफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, बेटा अगर कोई वस्तु रेस्ट पे हो, विराम अवस्था में है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। अगर v की वैल्यू जीरो है तो बेटा उसका मोमेंटम भी कितना होगा, जीरो। तो अगर कोई वस्तु की वेलोसिटी जीरो है, उसका वेग जीरो, तो उसका संवेग भी जीरो होगा। तो याद रखना, संवेग जो है उसी वस्तु के पास हो सकता है इसके पास वेग हो। भाई वस्तु विराम अवस्था में है, उसका वेग शून्य, तो v की वैल्यू जीरो, तो संवेग भी जीरो। रात को होगी क्लास उसकी, मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे के आसपास। तो वेग जीरो तो संवेग भी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो उसका मोमेंटम भी जीरो। यानी कि मोमेंटम उसी वस्तु के पास हो सकता है इसके पास वेलोसिटी हो। तो हर एक भागती वस्तु के पास मोमेंटम होता है। कई बार आप डे लाइफ में भी यूज करते हैं ना कि मोमेंटम, जैसे आप जब मैच चलता है तो कहते हैं मोमेंटम बनाए रखो। मतलब कोई टीम बढ़िया खेल रही है, बढ़िया तेजी से रन बना रही है, तो कहते हैं कि एकदम से ये मत करो कि डेड डिफेंस करने शुरू कर दो, मोमेंटम बनाए रखो, जिस गति से चल रहा हो उसी गति से चलते रहो। ये कोई टीम लगातार विकेट ले रही है तो कहते हैं मोमेंटम बना के रखो, ये नहीं कि अपना बढ़िया विकेट जा रहे थे, फास्ट बॉलर ले रहे हैं, अचानक से आपने कोई पार्ट टाइम बॉलर लगा दिया, है ना। तो मोमेंटम शब्द का कई बार हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि जो चीज जैसे चल रही है बिल्कुल वैसी चलती रहनी चाहिए। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब आते हैं बेटा हम न्यूटन के सेकंड लॉ को हम पढ़ने के लायक हो चुके हैं, अब लिखेंगे हम सेकंड लॉ। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर आपको ये समझना है कि आपने किसी वस्तु पे फोर्स, बल कम लगाया कि ज्यादा लगाया, आप ये देख लो कि आपने उस वस्तु के मोमेंटम में, संवेग में कितना चेंज किया। मोमेंटम में अगर वस्तु के मोमेंटम में ज्यादा चेंज किया तो फोर्स ज्यादा लगाया होगा, मोमेंटम में कम चेंज किया तो कम बल लगाया होगा। क्योंकि मोमेंटम में वस्तु कितने किलो की है वो भी आ गया, और मोमेंटम में चेंज करोगे तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ ये भी आ गया। तो खाली वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ उससे तो हम फोर्स को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि भाई खाली वेलोसिटी में चेंज हो सकता है कि हमने पत्थर छोटा सा है, वेलोसिटी में बहुत ज्यादा चेंज करना आसान है, पर इतने बड़े पत्थर में थोड़ा चेंज करना भी मुश्किल है। तो जब हम फोर्स को डिफाइन करें तो वस्तु के वेलोसिटी में कितना चेंज किया गया और कितने किलो वाली में किया गया दोनों पता होने चाहिए। तो उसके लिए हमने मोमेंटम शब्द बनाया था। फोर्स को हम बता देंगे कि समय के साथ किसी वस्तु के मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज है तो वस्तु बल अधिक लगा। यानी बल क्या हुआ कि संवेग परिवर्तन की दर, दर क्या होता है, समय से भाग करना कितना तेजी से, तो संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है बल, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। तो किसी वस्तु पर कितना फोर्स लगाया वो इस चीज के प्रोपोर्शनल है कि उसके मोमेंटम में समय के साथ कितना चेंज आया। मोमेंटम में चेंज ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा, मोमेंटम में चेंज कम आया तो फोर्स कम। तो यहां पे लिखेंगे हम द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज directly proportional to the external force applied on a body is directly proportional to rate of change in
लीनियर मोमेंटम। किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल किसी वस्तु पर लगने वाला किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल संवेग लगने वाला बाह्य बल रेखीय संवेग किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल रेखीय संवेग परिवर्तन की दर रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो बेटा आप किसी वस्तु पर जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं, EXT का मतलब है एक्सटर्नल बाह्य बल। लगने वाला बाह्य बल किसके समानुपाती होता है? संवेग परिवर्तन की दर। दर का मतलब होता है टाइम से भाग कर देना। बेटा समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा? इजगल टू लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उसे हम लिखते हैं ऐसा के से, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अच्छा यहाँ पे बेटा जो इस फॉर्मूले में जो कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल जो हो गया वो बराबर हो गया संवेग परिवर्तन की दर के। तो जब भी आपको किसी वस्तु पे निकालना है कि कितना बल लगाया, तो बल के लिए चेक कर लो कि उसके संवेग में कितना परिवर्तन किया समय के साथ, है ना? तो संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती। अच्छा दूसरी चीज, अगर आप इस फॉर्मूले को देख के बताओ मुझे कि फोर्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, एक अदिश राशि है कि सदिश राशि, ये बताएंगे। जितने बच्चे वेक्टर लिख रहे हैं उन सबका सही है, बाकी का गलत है। अगर किसी ने स्केलर लिखा है, हालांकि मुझे स्केलर दिखा नहीं किसी का, सबका वेक्टर ही दिखा है। भाई आपको भी बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर अगर दो में से एक वेक्टर जिसका फॉर्मूला वो भी वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स एक बेटा वेक्टर क्वांटिटी बनेगी सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि यानी अगर इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स आप पॉजिटिव लेंगे तो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स आप नेगेटिव लेंगे। तो तभी तो ऐसा होता है, एक वस्तु है, इसे 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर को, 500 को लग रहा है इधर को, तो नेट फोर्स जीरो क्यों होता है? भाई आप नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स कैसे आएगा? दोनों फोर्स को जोड़ना पड़ेगा। और बेटा आप इस वाले फोर्स को ले रहे हैं प्लस का पॉजिटिव, तो ये वाला फोर्स आपको -500 न्यूटन लेना पड़ता है। भाई ये अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाली नेगेटिव होगी, अगर यानी कि फोर्स +500 है तो यानी कि -500 है, तभी नेट फोर्स आपका जीरो आता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ में आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन पलटते ही साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब यहां पर एक चीज देखना, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना,
अब यहां पर बेटा हमें पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो रहा कि किसी क्वेश्चन में कि वस्तु का मास द्रव्यमान नहीं बदल रहा, जैसे आपने एक पत्थर लिया, धागा बांध के घुमा रहे हैं, तो पत्थर थोड़े ना हल्का भारी हो जाएगा। तो अगर कोई आपको न्यूमेरिकल दे रखा है कि वस्तु का मास 5 किलोग्राम है और वो मास चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो बेटा डेल्टा तो चेंज परिवर्तन को बताता है, तो मास तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो एम को आप बाहर निकाल लो। तो अंदर क्या बच गया आपका, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई टी। तो बेटा क्या है, ये हमने क्या किया, इफ एम इज कांस्टेंट, अगर एम कांस्टेंट हो, वस्तु का मास ना बदल रहा हो, तो बाहर निकाल लिया। अब ये बताओ बेटा किसका फॉर्मूला है, वेग परिवर्तन बटे समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बेटा ये तो वेग परिवर्तन की दर है ना, टाइम से भाग करने वाला तो दर, रेट। तो क्या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वेग परिवर्तन बटे समय को एक्सेलरेशन, यानी हमारे पास फोर्स का एक फॉर्मूला और आ गया, एफ इजकल टू एम ए। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है फोर्स का। लेकिन याद रखना, ये एफ इजकल टू एम ए, ये वाला फॉर्मूला आप केवल और केवल तभी लगा सकते हो। देखो ये भी याद आया मुझे, उसमें आया भी है बिहार में, उसका दरोगा के पेपर में, कि मास और एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण के बीच में न्यूटन का कौन सा नियम संबंध देता है। ये पूरे ब्रह्मांड को ही पता है वैसे भी भाई, एफ इजकल टू एम ए, न्यूटन के सेकंड लॉ में तो पढ़ रहे हैं हम ये। एम का मतलब है मास, द्रव्यमान, और ए का मतलब है एक्सेलरेशन, तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, ये सेकंड लॉ में पढ़ा हमने। तो लेकिन बेटा जब आप ये फॉर्मूला लगाएं, याद रखना ये फॉर्मूला एफ इजकल टू एम में केवल तभी लगा सकते हैं जब वस्तु का मास कांस्टेंट हो। भाई हमने जो एम है ये बाहर इसी शर्त पर निकाला है कि मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये फॉर्मूला तो आप कभी भी लगा सकते हैं। भाई मोमेंटम में चेंज है, ये मोमेंटम में चेंज क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो वस्तु का ये फॉर्मूला तो बेसिक फॉर्मूला है कि मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम। भाई मोमेंटम में चेंज, मान लो कि मास पहले था 10 किलो फिर 5 किलो हो गया, तो फाइनल मोमेंटम के लिए फाइनल मास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल मास इनिशियल वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला तो कभी भी लगा सकते हैं आप, लेकिन ये एफ इजकल टू एम ए केवल तभी लगेगा जब वस्तु का मास कांस्टेंट हो। अच्छा, अगर आप इस वाले फॉर्मूले से भी एक बात देखें कि मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, दो में से एक वेक्टर जिसका फॉर्मूला वेक्टर, दो में से एक वेक्टर जिसका फॉर्मूला वेक्टर, तो मास इंटू एक्सेलरेशन से भी हमें पता चल रहा है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम से पता चल रहा है कि हमें कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि किसी फॉर्मूले में दो चीजें चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे ऊपर नीचे हो, दो में से एक सदिश राशि, एक वेक्टर जिसका फॉर्मूला वो भी वेक्टर। दूसरा बेटा, अगर मैं मास जो है इसकी यूनिट अगर हम हमेशा किलोग्राम यूज करें और एक्सेलरेशन की यूनिट हम यूज करें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर फोर्स की जो यूनिट बनती है वो बनती है न्यूटन। तो फोर्स की जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। लेकिन अगर आपको फोर्स न्यूटन में निकालना है तो न्यूटन में फोर्स तभी आएगा जब मास को किलोग्राम में रखेंगे और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये नहीं कि मास रख दिया ग्राम में और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये मास केजी में ही यूज करना है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो फोर्स की यूनिट बनेगी न्यूटन। और एक न्यूटन यहां से हमें पता चल रहा है, एक न्यूटन किसके बराबर आया, 1 किलोग्राम। एक न्यूटन किसके बराबर आया, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। दूसरा बेटा, अगर मैं सीजीएस सिस्टम यूज करूं, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस प्रणाली, इन सीजीएस सिस्टम, बेटा सीजीएस प्रणाली का मतलब ये होता है जहां पर आप लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, मास के लिए आप ग्राम यूज करते हैं और टाइम के लिए सेकंड। ये हमारा कहलाता है सीजीएस सिस्टम। यूपी लोअर के प्री के एग्जाम में आ गया था कि सीजीएस की फुल फॉर्म बताओ, तो पूरे ब्रह्मांड को पता है ये भी, जैसे थोड़ी बहुत भी साइंस की समझ है। सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। जो बच्चा ने साइंस पढ़ रखी है और उसे पहली बार अगर सीजीएस की फुल फॉर्म पता चली तो बेइज्जती वाली बात है ये, ठीक। तो बेटा अगर हम सीजीएस को यूज करें तो देखो क्या होगा, भाई एफ इजकल टू होता है एम में, तो सीजीएस प्रणाली में मास के यूनिट क्या यूज करेंगे, ग्राम, और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर के जगह क्या जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा अगर आप सीजीएस सिस्टम ले रहे हैं, मास को किलोग्राम की जगह आपने ग्राम में बदल दिया और यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर लिया है, तो जो बेटा फोर्स की जो यूनिट होती है ना वो होती है डाइन। तो इन सीजीएस सिस्टम फोर्स की यूनिट होती है डाइन। ये बहुत आता है पेपर में, इस सीजीएस प्रणाली में फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट है डाइन, और एक डाइन होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर।
तो इंटरनेशनल सिस्टम में जिसकी जो एसआई यूनिट है वो तो न्यूटन है, और न्यूटन का सिंबल होता है कैपिटल एन। लेकिन बेटा जो सीजीएस प्रणाली है उसमें फोर्स की यूनिट डाइन है, और एक डाइन होता है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर के बराबर। अब यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में कि भाई फोर्स की एक यूनिट तो क्या है न्यूटन, एक है डाइन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, तो आप कितना बताएंगे? एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये बताओ। यहां से आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, करो ये। तो जैसा हमारे पास में आ रहा है, जो बच्चे कह रहे हैं 10 की पावर 5, उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। बेटा देखो, एक न्यूटन जो होता है वो 1 लाख डाइन के बराबर है, 10 की पावर 5 डाइन के। अभी सब प्रूफ भी कर देंगे। इसका रट्टा मत मार लेना, टीचर को पता है कि बहुत सारे बच्चे धुरंधर ऐसे रट्टा रट्टा मार लेते हैं, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। वो कई बार उल्टा भी पूछ लेता है, जैसे एक न्यूटन में तो 1 लाख डाइन है, अगर उसने उल्टा पूछ लिया कि एक डाइन में कितने न्यूटन है, तो एक डाइन है 10 की पावर -5 न्यूटन के, समझ रहे हो ना। फिर एक न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर, तो एक डाइन किसके बराबर होगा? 10 की पावर इधर जाके नीचे जाएंगी तो ऊपर जब लेके जाएंगे पावर माइनस में हो जाएंगी। कहीं प्योर रट्टा मार के घूमो। देखो ये कैसे आया भाई, हमें पता है कि एक न्यूटन, अभी मैंने आपको बताया कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, F इजगल टू एम में। इस फॉर्मूले से वी ऑल नो 1 न्यूटन इजगल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डाइन के लिए बेटा हम क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम को बदलना पड़ेगा ग्राम में, तो 1000 ग्राम हो गया। मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 तो हो गया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? डाइन। यानी कि 1 न्यूटन इजगल टू 10⁻⁵ डाइन। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज लेट मी नो कि क्या बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। हम्म, अरे हाँ या ना? एक आध क्वेश्चन है क्या तुम्हारे मतलब का? जो एक आध तो बड़ा आसान से क्वेश्चन भी है। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का मोमेंटम, जब बेटा वो खाली जब पेपर में मोमेंटम लिखे तो इसका मतलब होता है कि वो लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग की बात कर रहा है, लीनियर मोमेंटम की, रेखीय संवेग की।
एक आगे हम पढ़ेंगे, एक होता है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। तो एंगुलर मोमेंटम तभी मानेंगे जब पूरा एंगुलर मोमेंटम ही लिखे। मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम से ही मतलब समझना है, ठीक है। तो मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? डज नॉट डिपेंड ऑन मास लिख रहा है, डिपेंड्स ओनली ऑन मास, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी। तो आपको पता मोमेंटम तो दोनों पे डिपेंड करता है, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी, है ना। अगला, द फिजिकल यूनिट इज ऑब्टेन्ड बाय रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड द वेलोसिटी ऑफ मैटर। तो फिजिकल यूनिट ऑब्टेन्ड बाय रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी, तो मोमेंटम और वेलोसिटी के रेशियो से हमें क्या मिलेगा? तो बेटा मोमेंटम होता मास इनटू वेलोसिटी, नीचे लिखा है वेलोसिटी, ये कट गए तो इनके रेशियो से हमें मिलेगा मास। तो सी करेक्ट आंसर है, ठीक। आसानी क्वेश्चन थे ना ये। हाउ मैनी डाइन्स इन न्यूटन? एक न्यूटन में कितने डाइन है? 10⁵ तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो टाइम खराब नहीं करेंगे, जो हमने डायरेक्ट बता दिया आपको। अगला, फोर्सेज ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट सेम डायरेक्शन, व्हाट विल बी द टोटल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट? तो 5 और 10 एक पे लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो 15 न्यूटन बनेगा टोटल। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, सेम डायरेक्शन, मान लो दो फोर्स लग रहे हैं पी और क्यू, इनका जो रिजल्टेंट होगा तो बेटा क्या होगा? दोनों को सिंपली जोड़ दो, पी प्लस क्यू, है ना। अगर ये दोनों पे फोर्स लगे हो अपोजिट डायरेक्शन में, पी इधर लग रहा है, क्यू इधर, और पी को पॉजिटिव लिया तो क्यू को नेगेटिव लेंगे, तो इनका रिजल्टेंट आएगा पी माइनस क्यू। डिफरेंस ले लो, बड़े में छोटा घटा दो। लेकिन अगर बेटा दो फोर्स है हमारे पास, एक है पी एक है क्यू, अगर ये मान लो कि दोनों अल्फा एंगल पे लगे हैं, अल्फा पे, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रखना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। तो अगर दो फोर्स हैं पी और क्यू, अगर ये अल्फा एंगल पर हैं, तो इनका रिजल्टेंट होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन इससे संबंधित है, ये करो, ये एक्स एक्सिस की तरफ को 3 न्यूटन का बल है और वाई की तरफ को 4 का है, और इसने क्वेश्चन में लिख भी रखी है, ये बात करना है। अगर डायग्राम में साफ नहीं भी दिख रहा है ना, तो उसने बोल रखा है कि एक्स एक्सिस की तरफ कितना बल है और वाई की तरफ कितना है। कुछ ऐसा हमारे पास में आ रहे हैं, देखो। पीटर ने कहा कि दो बल, एक 3 न्यूटन एक दूसरा 4 न्यूटन, एक क्षैतिज और घर्षण रहित सतह पर क्रमशः एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अनुदिश रखे गए मानक 1 किलोग्राम पिंड पर लगाए जाते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, और आपको बताना परिमाणी त्वरण कितना होगा। बेटा ये आपसे कह रहा है, देखो कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 3 न्यूटन का बल लगाया हमने एक्स एक्सिस की तरफ को, 3 न्यूटन का, ये 3 न्यूटन का बल लग रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है 4 न्यूटन का बल।
इस 1 किलोग्राम के पिंड के ऊपर। तो कह रहा है कि इसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। भाई आपको पता है कि F इजगल टू होता है m में, और a क्या हो जाएगा F बाई एम। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास में जो F है वो नेट फोर्स है कि टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं उनका आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो एक फोर्स लग रहा है इधर को, एक इधर को लग रहा है, तो आपको नेट फोर्स चाहिए। अब आप यहाँ देखो बेटा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो टोटल एंगल बनता है वो तो 90 डिग्री का बनता है। तभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो फोर्स किसी एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट आता है इस फॉर्मूले से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो कोस 90 की वैल्यू तो जीरो होती है, तो इतना हिस्सा तो जीरो हो गया। तो पी कितना है, पहला फोर्स है 3 का स्क्वायर 9, दूसरा है 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 25। तो आर स्क्वायर 25 है तो आर की वैल्यू होगी 5 न्यूटन। यानी कि अगर दो फोर्स 3 और 4 के 90 डिग्री के एंगल पे लगे होंगे तो नेट फोर्स आएगा 5 न्यूटन का, मास है 1 किलोग्राम का। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जिन बच्चों का सी आया उनका ठीक आया, जो 7 बात लिख रहे हैं गलत है भाई। 3 न्यूटन का इधर लग रहा है, 4 का इधर को, आपने 7 कैसे कर दिया? अरे 7 तो तब होता ना कि अगर इधर कोई 3 न्यूटन का बल लगता और इधर कोई लगता 4 न्यूटन का, टोटल 7 न्यूटन होता। एक बल लग रहा है इधर को, एक लग रहा है इधर को, अगर कोई बल किसी एंगल पे लगे हों तो उनका फॉर्मूला बताया था कि उनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा से आएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया ये, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी रंगारंग कार्यक्रम करेंगे हम कल की क्लास में। चलो एक चाहते हैं तो ये भी देख लो तुम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी प्रोपोर्शनल टू, तो संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, फोर्स बल के, है ना। ये भी हमने आज ही पढ़ा था, बाकी चलो कल करेंगे। हम्म। यस हाँ बहुत हो गया आज ना, ठीक है बाय।